जय हिंद दोस्तों, सीताराम क्लासेस में आपका स्वागत है। ये इकोनॉमिक्स की हमारी 6वीं क्लास है। इसमें हमारा टॉपिक है मौद्रिक नीति। चलिए शुरू करते हैं। मौद्रिक नीति कौन बनाती है? सबसे पहला क्वेश्चन यही है, मौद्रिक नीति कौन बनाता है? ये आरबीआई बनाती है। आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीतियों को बनाया जाता है। ठीक है। मौद्रिक नीति दो प्रकार से होती है, मात्रात्मक विधि से, गुणात्मक विधि से। ये दो प्रकार से बनाई जाती है। पहले हम मात्रात्मक विधि पढ़ेंगे, उसके बाद गुणात्मक विधि पढ़ेंगे। ठीक है। मात्रात्मक विधि के अंतर्गत आरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, नकद आरक्षण अनुपात, सावैधिक तरलता अनुपात, सीमांत अस्थायी सुविधा और ओएमओ खुली बाजार की क्रियाएं। ठीक है। रेपो रेट को आरआर कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट को ट्रिपल आर, बैंक रेट को बीआर, कैश रिजर्व रेटियो को सीआरआर कहते हैं। ठीक है। और सावधिक तरलता अनुपात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेटियो को एसएलआर कहते हैं। सीमांत अस्थायी सुविधा एसएफ कहते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन को क्या कहते हैं? ओएमओ कहते हैं। ये 8-7 प्रकार से मात्रात्मक विधि द्वारा आरबीआई ज्ञात करती है, मौद्रिक नीतियाँ बनाती है। पहला है रेपो रेट। जिस ब्याज दर पर आरबीआई, ठीक है, जिस ब्याज दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकाल के लिए अर्थात शॉर्ट टाइम 14 दिन के लिए ऋण देती है, उसे रेपो रेट कहते हैं। अर्थात जो आरबीआई होती है व्यापारिक बैंकों को वो 14 दिन के अल्पकाल के लिए ऋण देती है। ठीक है। अब रेपो रेट आरआर के द्वारा बाजार या अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आरबीआई आरआर, देखो रेपो रेट को हम आरआर कहेंगे। ठीक है। आरबीआई आरआर की दर में वृद्धि कर देगा। टॉपिक वाइज है, समझ गया। आरबीआई आरआर की दर में वृद्धि कर देगा। उसके बाद क्या होगा? व्यापारिक बैंक आरबीआई से कम ऋण लेंगे। जब आरबीआई की बैंक दर बढ़ जाएगी, ब्याज बढ़ेगा, तो जो व्यापारिक बैंक होंगे आरबीआई से कम पैसे लेंगे, ऋण लेंगे। उसके बाद बैंक की तरलता, पैसा में कमी। जब ऋण कम लेंगे तो तरलता के पैसा में कमी आएंगी और लोगों को महंगे ब्याज दर पर देगी। व्यापारिक बैंक ब्याज दर पर ऋण देंगे और लोग बैंक से कम ऋण लेंगे। अगर महंगे ब्याज दर पर किसी को ऋण मिलेगा तो बैंक से कम ऋण लेगा, तो लोगों की तरलता में कमी आएगी, तो लोगों के पास पैसा कम होगा, तो लोगों की क्रय शक्ति क्षमता में कमी आएगी, तो लोग कम पैसा रहेगा तो कम खरीदारी करेंगे, तो लोगों की मांग में भी कमी आएंगे, तो कमी आ जाएगी, तो वस्तु की कीमत में कमी आ जाएगी। जब मांग में कमी आती है तो वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है। ठीक है। मुद्रास्फीति नियंत्रण आरआर द्वारा किया जा सकता है। आरआर की दर में वृद्धि करने से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है। नोट दिस पॉइंट, आरआर की दर में वृद्धि करने से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है। सेकंड है बैंक दर। बैंक रेट। आरबीआई जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को दीर्घकाल के लिए ऋण देती है उसे बैंक रेट कहते हैं। अल्पकाल के लिए ऋण देती थी तो रेपो रेट कह देते हैं, और दीर्घकाल के लिए ऋण देती है तो बैंक रेट कहते हैं। अब बैंक रेट के द्वारा मुद्रास्फीति में नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, देखिए। अब आरबीआई बैंक दर में वृद्धि कर देती है। ठीक है। व्यापारिक बैंक आरबीआई से ऋण कम लेंगे, बैंकों के पास पैसा तरलता में कमी आएगी। वही सिस्टम है जैसे रेपो रेट का था, उसी तरह से। फिर उसके बाद बैंक लोगों में महंगे ब्याज दर पर ऋण देगी, लोग व्यापारिक बैंक से कम ऋण लेंगे, तरलता में कमी आएगी, लोग मांग में कमी करेंगे, वस्तु की क्रय शक्ति में कमी आएगी, पैसे के लोगों की मांग में कमी आएगी, वस्तुओं की कीमत में कमी आएगी, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पा सकता है। वही सिस्टम है रेपो रेट वाला, जैसे रेपो रेट में किया जाता था उसी तरह बैंक रेट में। बस रेपो रेट अल्पकाल के ऋण देता है और बैंक रेट जो है दीर्घकाल के लिए ऋण देता है। आरबीआई जो है व्यापारिक बैंकों को ऋण देती है। थर्ड है उल्टा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों से ऋण लेती है उसी ब्याज दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ट्रिपल आर कहते हैं। ठीक है। अर्थात बैंक रेट में क्या होता था, आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट में क्या होता था, आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण देती थी, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई जो है व्यापारिक बैंकों से जो अतिरिक्त पैसा होता है उसे रख लेती है, उसी को कहते हैं ऋण लेती है, और इस पर कुछ निश्चित ब्याज देती है, और ये ब्याज भी आरबीआई ही तय करती है। जितने भी है मौद्रिक नीति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, सब पर ब्याज जितना भी लगेगा उस सबको आरबीआई तय करती है, व्यापारिक बैंक इसे तय नहीं करते हैं। बैंकों के पास अतिरिक्त तरलता होने पर बैंक अपनी तरलता से और धन कमाने के लिए आरबीआई के पास तरलता को रखते हैं। आरबीआई इसी पैसे पर जो ब्याज देती है उसे ट्रिपल आर कहते हैं।
ब्याज की दर आरबीआई तय करता है, ठीक है, ये नोट कर लेना, ब्याज की दर आरबीआई तय करता है। ट्रिपल आर के द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कैसे करते हैं आप देखिए। ट्रिपल आर की दर से वृद्धि करने पर व्यापारिक बैंक अपने अधिकतम तरलता को आरबीआई के पास रखते हैं। अब व्यापारिक बैंकों के पास जो है पैसा में कमी आती है, लोगों को महंगे ब्याज दर पर ऋण देंगे, क्योंकि सिंपल से समझिए रिवर्स रेपो रेट का, अगर जो व्यापारिक बैंक के पास मान लीजिए सिंपल से 1 करोड़ रुपए है और उस पर आरबीआई 10% ब्याज दे रहा है, ब्याज दर बढ़ा दिया, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया है, ब्याज दे रहा है, तो वो जो कस्टमर है वो 8% दे रहे हैं, तो व्यापारिक बैंक कहाँ पर जाएंगे, यहाँ आरबीआई के पास जाएंगे या कस्टमर के पास। सिंपल सी बात है, आरबीआई ज़्यादा ब्याज दे रहा है तो आरबीआई के पास जाएंगे। आरबीआई के पास अगर पैसा जमा कर दी उस पर 10% ब्याज पा रही है, तो व्यापारिक बैंक कस्टमर से कहेगा ना कि 10% ब्याज दो, ब्याज बढ़ाएगा, तो लोग उनसे कम ऋण लेंगे, और ऋण कम लेंगे तो उनके पास पैसा कम होगा, लोगों के पास पैसा कम हो तो खरीदारी कम करेंगे, तो उस तरह से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है नगद आरक्षी अनुपात, कैश रिजर्व रेटियो, सीआरआर क्या होता है। अब देखिए सीआरआर को समझने से पहले एनडीटीएल क्या होता है उसमें समझिए। नेट डिमांड टाइम लिमिटिंग, ठीक है, शुद्ध मांग समय देयता क्या होता है। समय मांग और जमा के बाद बैंकों के पास बचा शुद्ध पैसा एनडीटीएल कराता है। अर्थात मान लीजिए एग्जाम्पल समझते हम लोग, 100 करोड़ का जमा हुआ किसी बैंक व्यापारिक बैंक में, अब 20 करोड़ खर्च हुआ, अर्थात 100 करोड़ रुपए जमा किए लोगों ने और 20 करोड़ निकाल लिए, तो बचा कितना, 80 करोड़। जो बचा यही एनडीटीएल है, जो शुद्ध पैसा बचा है एक दिन का वो एनडीटीएल है। तो बैंक का एनडीटीएल इसी को कहते हैं, 80 करोड़ जो बचा है, मतलब जितना जमा हुआ और जितना निकाल गए उसी को माइनस कर देंगे तो वही एनडीटीएल बचता है। इसी को आरबीआई के पास एक निश्चित दर से जमा करना होता है। सीआरआर बैंकों के एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत अनुपात आरबीआई के पास रखती है, यह प्रतिशत अनुपात सीआरआर कहलाती है। सीआरआर के द्वारा मुद्रास्फीति नियंत्रण कैसे पाया जाता है। आरबीआई सीआरआर की दर में वृद्धि कर देंगी तो व्यापारिक बैंक की तरलता में कमी आ जाएंगी, लोग को महंगे ब्याज दर पर ऋण मिलेगा, लोगों का पैसा कम होगी तो मांग कम करेंगे, क्रय शक्ति कम होगी, ठीक है। इसी तरह सीआरआर के द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाया जाता है। सिंपल समझे। और एक बात नोट कर लीजिए इसमें, नोट टू नोट, सीआरआर जो बैंक व्यापारिक बैंक आरबीआई में जमा करेंगे वो केवल कैश में जमा करेंगे, कोई सिक्योरिटी गोल्ड में नहीं, ओनली कैश, ठीक है। उसके बाद है सांविधिक तरलता अनुपात, एसएलआर। आरबीआई बैंकों को एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत अनुपात व्यापारिक बैंकों को खुद के लिए सुरक्षित रखने की सलाह देती है, यही प्रतिशत अनुपात एसएलआर कहलाता है। अर्थात आरबीआई कहती है जितना भी एनडीटीएल आया है उसका कुछ प्रतिशत भाग अपने पास सुरक्षित रखिए, ठीक है। कुछ प्रतिशत भाग अपने पास मंगवा लेते हैं, उससे कहते हैं सीआरआर, और जो कुछ प्रतिशत भाग अपने पास रखने के लिए बोलती है उसे एसएलआर कहते हैं। इसमें कैश, सिक्योरिटी, गोल्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसका मौद्रिक मूल्य वो हो सकता है एसएलआर। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है, नोट में लिख लीजिएगा। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है और वर्तमान में 18% एसएलआर रखा जाता है। अब शायद कम कर दिया गया, 18% है 2022 में, 2023 में देख लीजिएगा नया क्या आया है आंकड़ा। एसएलआर के द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कैसे करती है। एसएलआर की दर को वृद्धि कर देगी तो उसमें ज़्यादा पैसा रखना होगा, तो व्यापारिक बैंक लोगों को अधिक ब्याज दर पर पैसा देंगे, तो उससे क्या है कि लोगों को पैसा में कमी होगी, तरलता में कमी होगी, और लोगों की तरलता में कमी होगी, लोगों की मांग में कमी होगी, लोगों की मांग में कमी होगी तो वस्तु की कीमत में कमी होगी। एसएलआर के द्वारा मुद्रास्फीति नियंत्रण इस प्रकार से पाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है सीमांत स्थायी सुविधा, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जब व्यापारिक बैंक को अति अल्पकाल या दोबारा ऋण, अल्पकाल या दोबारा ऋण में ऋणों की आवश्यकता होती है तो आरबीआई जिस अवस्था में इसको ऋण प्रदान करता है यही व्यवस्था है एमएसएफ, सीमांत स्थायी सुविधा कहलाती है, ठीक है। देखिए एमएसएफ क्या होता है, रिवर्स रेपो, जो अल्पकाल के ऋण देते थे उसी पर कुछ % और जोड़कर ब्याज इसको दिया जाता है, ठीक है। एमएसएफ की शुरुआत 2011 से हुई है। एमएसएफ के द्वारा मतलब समझ लीजिए अति अल्पकाल 1 दिन या 2 दिन के लिए अगर किसी को ऋण चाहिए बैंक को, व्यापारिक बैंक को, तो क्या करती है, रिवर्स रेपो रेट
जो ब्याज दे रही थी, मतलब मान लीजिए 5% दे रहे तो उसमें 2% और जोड़कर 7% के हिसाब से इसको दे देगी। फॉर एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। अब इसमें देखिए, मैं सबके द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कैसे पा सकता है। आरबीआई एसएमएफ की दर को वृद्धि कर देगा तो क्या होगा, ब्याज आरबीआई से ऋण कम लेंगे, व्यापारिक बैंक ब्याज दर बढ़ा दिया तो आरबीआई से कम ऋण लेंगे, लोगों को ब्याज दर पर महंगे ब्याज देंगे, ब्याज दर पर ऋण देंगे। इसके बाद लोगों की तरलता में कमी आएंगी, लोगों की मांग में कमी आएंगी, वस्तु की कीमत में कमी आएंगी। मुद्रास्फीति एमएसएफ के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। और अगला है 7वां, खुली बाजार की कार्रवाइयाँ, ठीक। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है। आरबीआई जब प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है तो यही क्रिया खुली बाजार की क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें तो क्या होता था, ब्याज दर बढ़ाती थी, उसके बाद तरलता में कमी आती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रतिभूतियों को बेचती है, ठीक है, क्रय विक्रय करती है। खुली बाजार की क्रियाओं में मुद्रास्फीति नियंत्रण कैसे पाता है। आरबीआई प्रतिभूतियों को बेचेगा। जब देखिए बाजार में तरलता अगर ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए आरबीआई क्या करती है कि वो प्रतिभूति बेचती है और तरलता को खरीद लेती है। प्रतिभूति बेच कर उसके बदले में तरलता को ले लेती है। तो इससे क्या होता है, बाजार में तरलता की कमी आती है, लोगों के पास तरलता में कमी आती है, लोगों की मांग में कमी आती है, कीमत में कमी आती है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाया जाता है ओएमओ के द्वारा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बॉन्ड पेपर जारी किया जाता है। आइए एक टेबल के माध्यम से समझते हैं हम लोग। मुद्रास्फीति को कम करने के ब्याज की दरें क्या होती हैं, दरें। अब मुद्रा संकुचन मंदी को कम करने के लिए ब्याज की दरें क्या होती है। देखिए, जब आरआर रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करते हैं तो ब्याज दर में वृद्धि जब करते हैं हम लोग तो मुद्रास्फीति कम हो जाती है, ठीक है। और जब कमी करेंगे तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। इसी तरह सबका है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करेंगे तो मुद्रास्फीति कम हो जाएंगी और कमी करेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगी। सीआरआर में वृद्धि करेंगे तो कम हो जाएंगे मुद्रास्फीति, और कमी करेंगे सीआरआर में तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। और ओएमओ की दर क्या होता है, प्रतिभूतियाँ जब बेचेंगी बैंक तो तरलता कम होगी, और प्रतिभूतियाँ खरीदेगी तो तरलता बढ़ेगी मार्केट में, ठीक है। और इसी में दूसरा वाला जो था गुणात्मक विधि, देखिए अब इसके अंतर्गत 5 प्रकार से हम लोग मुद्रास्फीति को नियंत्रण करते हैं। साख का नियंत्रण वितरण, मार्जिन में परिवर्तन कर कर, उपभोक्ता साख नियंत्रण कर कर, नैतिक दबाव कर कर, प्रत्यक्ष कार्रवाई कर कर, ठीक है। साख का नियंत्रण कैसे करते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। साख सृजन का निर्माण करता है बैंक। साख सृजन का निर्माण कौन करता है, बैंक करता है। साख नियंत्रण करता है आरबीआई। देखिए, साख सृजन कौन करता है, बैंक करता है, लेकिन नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई करती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में साख मतलब क्रेडिट जो होता है में क्या किया जाता है, अब साख में वृद्धि की जाती है। मुद्रास्फीति जब ज़्यादा होती है तो साख में वृद्धि कर कर मुद्रास्फीति को कम किया जाता है, ठीक है। देखिए, साख का निर्माण कैसे करते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई आदमी है, 10,000 रुपये बैंक में जमा किया, ठीक है, और उसी दिन 1,000 रुपये निकाल लिया। बैंक के पास बचा कितना, 9,000 रुपये, और 9,000 एक ब्याज पर दे दिया किसी दो आदमी को, 45 किसी ब्याज पर दे दिया। और जो इसी से ब्याज कमाएगी वो उसका एक्स्ट्रा इनकम होगा। इसी तरह साख का निर्माण करती है बैंक। मुद्रास्फीति की स्थिति में साख बढ़ाया जाता है और मुद्रा संकुचन की स्थिति में साख में कमी की जाती है, ठीक है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है बाजार में तरलता की वृद्धि होना, और मुद्रा संकुचन का मतलब होता है बाजार में तरलता की कमी होना, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, मार्जिन में परिवर्तन, इसका फार्मूला लिख लीजिएगा। मार्जिन में परिवर्तन बराबर प्रतिभूति का वास्तविक मूल्य माइनस प्रतिभूति के बदले में दिया जाने वाला मूल्य। मतलब प्रतिभूति का जो वास्तविक मूल्य है और जो मूल्य उसके वास्तविक में दिया जाता है उसको माइनस कर देंगे तो हमें मार्जिन में परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा। मुद्रास्फीति की स्थिति में मार्जिन में वृद्धि की जाती है और मुद्रा संकुचन की स्थिति में मार्जिन में कमी की जाती है। प्रतिभूति क्या होती है, सरकार द्वारा प्रमाणित ऐसा कागज का टुकड़ा जिसका पैसे में कुछ मूल्य हो, उसे प्रतिभूति कहते हैं। तीसरा है उपभोक्ता साख नियंत्रण, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। उपभोक्ता साख नियंत्रण के द्वारा मुद्रास्फीति की स्थिति में किस्त की दरों को ज़्यादा रखा जाता है और उपभोक्ता साख नियंत्रण के द्वारा मुद्रा संकुचन की स्थिति में किस्त की दर को कम रखा जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा, नैतिक दबाव क्या होता है, मॉरल प्रेशर। आरबीआई सभी बैंकों का
मीटिंग बुलाता है और सुझाव देता है कि यह देश आपका है और आप सभी को आरबीआई के निर्देशों में चलना होता है। ये नैतिक दबाव होता है। नैतिक दबाव डालती है बैंक ऑफ आरबीआई। प्रत्यक्ष कार्रवाई क्या होती है? डायरेक्ट एक्शन आरबीआई लेती है। क्या होता है इसमें? आर्थिक दंड लगाती है बैंकों को। अगर जो नियम आरबीआई बना रही है उस पर अगर कोई बैंक नहीं चल रहा है उस हिसाब से, तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जाता है। बैंकों का लाइसेंस को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अगली क्लास हम राजकोषीय नीति पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। और हाँ, जितना भी हम पढ़ा रहे हैं उसको एक जगह नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।